हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 आ गया है आपके सामने। देखो, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखो, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे आसपास या लेबोरेटरी में, जितने भी होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस यूं ही नहीं हो जाते जैसे कि एलिमेंट आए, कंबाइन हो गए अपने मन से और प्रोडक्ट बन गया, है ना। ऐसे नहीं होते, रैंडमली नहीं होते। वो केमिकल रिएक्शन होते हैं कुछ नियमों के अंदर, कुछ नियमों को ताक पर रखकर। कुछ केमिकल लॉज होते हैं जो उनको गवर्न करते हैं। ठीक है। तो सारे केमिकल रिएक्शन जो आप देखते हैं, जो आप अपनी कॉपी पे लिखते हैं, वो सब गवर्न होते हैं कुछ पर्टिकुलर केमिकल लॉज से, केमिकल कॉम्बिनेशन के नियमों से। तो जैसे कि कानून है ना, कानून। आपको हर काम कानून को ताक पर रखकर करना है, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक वैसे ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज के अंडर। अब ये लॉज हमको पढ़ना है आज। तो देखो, वो कौन कौन से लॉ हैं। 5 लॉ हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। और इस लॉ को गे लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी कहते हैं। तो आज हम 3 लॉ पढ़ेंगे और अगले पार्ट में बाकी के 2 लॉ पढ़ेंगे। ये 3 लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो चलो शुरू करते हैं पहले लॉ से। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो चलिए फिर से इसको एक बार देखते हैं कि क्या है ये। तो देखो, ये नियम, ये लॉ प्रपोज किया गया था सबसे पहले। किस साइंटिस्ट ने दिया था इसको? ये थे एंटोने लेवॉइजर इन 1789। 1789 में ये साइंटिस्ट थे एंटोने लेवॉइजर। इन्होंने ही ये लॉ डिस्कवर किया था, इन्होंने ही ये नियम बताया था। और क्या कहा था? कहा था कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लो कि 2 एलिमेंट मिलके आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी ये दोनों मिलके आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है सी और डी। सॉरी, सी नॉट शी, सी और डी, ठीक है। मेरे मुंह पे शी थोड़ा ज्यादा आ जाता है। तो ए और बी मिले और सी और डी बनाया ये प्रोडक्ट। तो देखो, मान लो ए का मास है 1 ग्राम, बी का मास भी है 1 ग्राम। तो टोटल मास रिएक्टेंट साइड में, यानी कि रिएक्शन होने से पहले जब रिएक्टेंट आपस में मिल रहे थे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम, है ना। और प्रोडक्ट में जो बना ये सी और डी, इनका भी जब आप टोटल मास कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आएगा 2। अब ये हो सकता है कि सी 1.5 बना हो या डी आधा बना हो, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि सी भी 1 ग्राम बना हो, डी भी 1 ग्राम बना हो। लेकिन रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होगा 2 ग्राम, वो मास चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट कुछ भी बन जाए, ये अपना नेचर चेंज कर दें। मान लो ए जो है वो आम था और बी इमली था, आम को इमली में मिलाया, तो यहाँ पे क्या बन गया? अंगूर और सेब बन गया। तो ठीक है, आम और इमली, अंगूर और सेब बन गए। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन रिएक्शन से पहले जब आम और इमली मिल रहे थे, तो इनका वजन अगर 2 ग्राम था, इनका मास 2 ग्राम था, तो प्रोडक्ट में जो अंगूर और सेब बने हैं, उनका भी जो मास होगा वो 2 ग्राम ही होगा। समझ में आया? मास चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट जो बना है, भले उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट से चेंज हो जाए, ठीक है। प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है लेकिन मास कंजर्व रहेगा, मास सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। और इसीलिए इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। देख रहे हो एक हाईलाइटेड यहाँ पे स्टेटमेंट। मैटर, पदार्थ, ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आप उसके साथ छेड़छाड़ करो, वो अपना रूप बदल सकता है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान था, जो उसका मास था, वो नहीं बदलेगा। वो जो था वही रहेगा। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, देखो।
एक कांच का डब्बा लो और उसको अच्छी तरह से पैक कर दो, ठीक है, और उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चीज रखो, ठीक है, और उसको डिस्पोज कर दो, जला दो। लेकिन याद रहे धुआं उसके अंदर ही रहना चाहिए, पैकिंग इतनी अच्छी हो कि धुआं, राख कुछ भी बाहर ना जा पाए। तो जलाने से पहले, जो भी चीज तुमने जलाई है, जलाने से पहले एक बार कांच का वेट कर लो, और जलाने के बाद जो भी उसमें अवशेष बचा है उसका एक बार वेट कर लो, दोनों वेट समान होगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। और देखो, इस लॉ को लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी भी कहते हैं। इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि बर्बाद नहीं कर सकते जिसको आप, ठीक है, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसीलिए इस लॉ को याद रखना, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी भी कहते हैं। चलो आगे। अब ये देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट था इसी लॉ को लेकर के। ये परीक्षण जो किया था, ये किया था एक साइंटिस्ट थे लैंडॉर्ट्स। उन्होंने इस परीक्षण को किया था देखने के लिए कि भैया जो लेवॉइजर ने ये स्टेटमेंट दिया है वो सही है कि नहीं। और इसको करने के लिए उन्होंने देखो एक एच ट्यूब लिया, ये एच ट्यूब दिखाई दे रहा है, एच टाइप का ट्यूब। एक तरफ उन्होंने इस ट्यूब में, ये देख रहे हो, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यानी कि नमक पानी का घोल, और दूसरी तरफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। तो देखो दो सॉल्यूशन ले लिए एक ही ट्यूब में, उनको सेपरेट करके, और फिर उन्होंने इसका वजन कर लिया, इसको वेट कर लिया, इसका मास देख लिया कि कितना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इस ट्यूब को ऐसे शेक कर दिया, हिला दिया इसको। अब हिला दिया तो ये वाला जो लिक्विड है इसमें चला गया, ये वाला इसमें चला आया, और दोनों लिक्विड मिल गए, रिएक्शन हो गया भैया, दो अलग अलग। अगर आप कंपाउंड को मिलाओगे तो रिएक्शन होगा ना। अब इसमें सोडियम क्लोराइड है और इसमें सिल्वर नाइट्रेट है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, देखो ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये दोनों का सॉल्यूशन है, इसलिए एक्वस लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्वस का मतलब होता है कि पानी में घोला गया दोनों को। अब दोनों मिले तो देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। देखो यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्लोरीन जो है यहाँ पे सोडियम के साथ था पहले, अब इसकी जगह Ag के साथ हो गई है प्रोडक्ट में, देख रहे हो। और यहाँ पे जो NO3 Ag के साथ था, अब ये सोडियम के साथ चला गया NaNO3। 10th क्लास में पढ़े हो ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही हो रहा है यहाँ पर। तो अब इस रिएक्शन में देखो ये अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। रिएक्शन से पहले भैया ये था ये था, अब रिएक्शन के बाद अब एक अलग ही प्रोडक्ट बन गया, AgCl बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब जब ये प्रोडक्ट को उन्होंने मेजर किया, इसका वेट मेजर किया, इसका द्रव्यमान मापा, तो जो पहले ये रिएक्टेंट का जो द्रव्यमान था इसका, उतना ही पाया इन्होंने प्रोडक्ट का भी। और इस तरह से लैंडॉर्ट ने कहा कि लेवॉइजर ने बिल्कुल सही कहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है। कंजर्व रहता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का मास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। चलो फिर आगे देखते हैं। अब ये देखो दूसरा लॉ आ गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा, ये लॉ दिया था एक फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था, उनका नाम था J.L. प्राउस्ट। और 1799 में 1799 में इन्होंने ये लॉ प्रपोज किया था, डिस्कवर किया था। क्या कहा था इस लॉ के तहत, देखो, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी कंपाउंड आप बनाते हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड बनता है, ठीक है, फॉर्म होता है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो कंबाइंड होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। उनके मास का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। अब इसको आप ऐसे नहीं समझोगे तो एग्जांपल के तहत समझो। देखो, अगर तुमको वाटर बनाना है, पानी, तो वाटर बनाने के लिए तुमको क्या करना होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना, H2O होता है ना। तो जब वाटर बनेगा तो ये तय बात है कि उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए और ऑक्सीजन के 1 एटम होने चाहिए। जब ऐसा होगा तभी वाटर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरी बात यह कि वाटर का सोर्स कोई भी हो,
चाहे तुम पानी को तालाब से निकालो, झील से निकालो, समंदर से निकालो, शुद्ध वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, कहीं से, या फिर उसको इंडिया से ले लो, भारत का पानी हो, पाकिस्तान का पानी हो, ऑस्ट्रेलिया का पानी हो, अमेरिका का पानी हो, अगर वो शुद्ध पानी है तो उसका फॉर्मूला H2O ही होगा। यानी कि पानी है तो फिक्स है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। और ये बात सिर्फ पानी के लिए नहीं है, ये हर कंपाउंड के लिए है। सारे कंपाउंड एक फिक्स रेशियो में होते हैं। ये देखो CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 के अमाउंट में है, ऑक्सीजन 2, देखो ये फिक्स है। ये रेशियो जब रहेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता। समझ रहे हो? तुमको अगर मीथेन बनाना है, मीथेन का फॉर्मूला था CH4, तो भैया कार्बन 1 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4, ये जब कंबाइन होंगे तभी मीथेन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप सोचोगे कि 2 कार्बन और 10 हाइड्रोजन मिला के मीथेन बना लें, तो नॉट पॉसिबल। तो जो भी आपको कंपाउंड चाहिए, उसमें जो कंपाउंड के एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। यही ये लॉ कहता है, और इसीलिए इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। यानी कि फिक्स है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे CaCO3 देख रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो ये बन गया CaO और CO2 गैस। तो CaCO3 को हीट किया तो ये प्रोडक्ट बना। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एक एटम है, ऑक्साइड ऑक्सीजन भी एक एटम है, ये फिक्स है। यहाँ पर देख रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड में जो कॉम्बिनेशन है कैल्शियम का और ऑक्सीजन का, ये फिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, ये फिक्स है, तो ये फिक्स होंगे। ठीक है, ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया CO2 बना, तो CO2 में देखो कार्बन और ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड अमाउंट, तो CO2 चाहिए तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन कितना होगा 32, यानी कि ये 12/32 के रेशियो में, 12/32 के रेशियो में होंगे। जब इस रेशियो में होंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझ गए? अब इसकी कुछ कमियां भी हैं इस लॉ के। देखो इस लॉ की कुछ कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं। तो क्या लिमिटेशंस है उसके बारे में देखते हैं कि भैया ऐसा क्या कमी है जो बीच में आ रहा है इस लॉ के। तो देखो, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स। भैया आइसोटोप्स की बात आई यहाँ पर। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपको पता है आइसोटोप्स के बारे में? जानते हैं आप आइसोटोप्स? तो चलिए आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेते हैं। देखो आइसोटोप का मतलब होता है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसको कुछ इस तरीके से समझो, मान लो ये तुम्हारे पास एक कार्टून है और इस कार्टून में है एक एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट है जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। चलो मान लेते हैं कि 5 एटम से मिलकर बना हुआ है, और इन पांचों का साइज देखो, ध्यान देना। अरे भैया इसमें ज़्यादा नहीं आ रही है इसलिए मैं 4 ही एटम ले रहा हूँ। मान लो कि ये कार्टून नंबर 1 है, इसको हमने बोला कार्टून नंबर 1, और इस कार्टून में एक एलिमेंट है जो 4 एटम से मिलकर बना हुआ है, मान लेते हैं। देखो इसमें 3 एटम का साइज तुमको लगभग एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक एटम का साइज देखो बड़ा सा दिख रहा है ना यहाँ पर, है ना, बड़ा सा दिख रहा है। तो देखो एलिमेंट एक ही है, लेकिन जिस एटम से मिलकर ये बना है उसमें 3 एटम तो ठीक है, लेकिन एक एटम का साइज बड़ा है। तो ये वाला जो एटम होगा ना, ये आइसोटोप कहलाएगा। अब देखो ये है किस कार्टून में, कार्टून नंबर 1, जगह तो उसकी उसी कार्टून में है ना, तो ये कहलाएगा आइसोटोप। ठीक है, तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है, सेम पोजीशन, सेम एटॉमिक नंबर, बट शेप एंड साइज बड़े होने की वजह से एटॉमिक मास अलग हो गया। अब कार्बन को देखो, कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास होता है 12, लेकिन कार्बन का एक आइसोटोप होता है, यानी कि कार्बन ही है एक, आपको मिलेगा जब आप कार्बन के एटम्स को देखोगे तो एक एटम ऐसा मिलेगा जिसका एटॉमिक मास हो जाएगा 14। समझ रहे हो? तो अब इस केस में क्या होता है कि जब CO2 बनेगा, तो देखो ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा 12 वाला जो कार्बन है, 12 मास वाला जिसका मास 12U है, वही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये जरूरी थोड़ी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कार्बन का वो जो आइसोटोप है जिसका मास 14 है वो कंबाइन करके CO2 बना ले। तो इस केस में रेशियो बदल गया। देखो
जब ये C14 यानी कि 14U मास वाला आइसोटोप कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बना रहा है, और अगर 12U वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 ही बना रहा है, तो अब देखो ये एक दूसरा CO2 हो गया, ये एक दूसरा CO2 हो गया, ये डिफरेंट हो गया एक दूसरे से, समझ गए? यहाँ पे ये लॉ जो है ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, इसीलिए ये एक कमी के रूप में देखा जा रहा है यहाँ पर इसको, ठीक है? सेम रेशियो में नहीं होंगे, एक 12/32 के रेशियो में होगा, एक 14/32 के रेशियो में होगा। अच्छा, दूसरा लिमिटेशन क्या है? तो दूसरा लिमिटेशन मैं बताता हूं आपको क्या है। पहले ये देखो, मैंने आपको बताया था कि इस लॉ के तहत, ये लॉ कहता है कि डिफिनिट प्रोपोर्शन में होना चाहिए सब कुछ। अगर आपको वो कंपाउंड चाहिए, कोई भी कंपाउंड आपको चाहिए, तो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में ही एलिमेंट्स को कंबाइन कराना होगा, ठीक है? तो मैंने कहा था जैसे आपको वाटर चाहिए, मैंने नहीं कहा था, ये लॉ कहता है जैसे आपको वाटर चाहिए तो आपको हाइड्रोजन के 2 एटम यानी कि एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक एटम रखना होगा, तो H2O मिल जाएगा आपको वाटर। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? क्या आप ये सोच रहे हो कि हम जब हाइड्रोजन को 2 एटम लेंगे और ऑक्सीजन को एक एटम लेंगे और दोनों को कंबाइन कराएंगे तो H2O बनेगा? जब भी H2O बनाना हो, 2 हाइड्रोजन का एटम, एक यानी कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का एटम ले लो, मिला लो, बन गया H2O। ठीक है, H2O के लिए बात सही है आपकी, H2O बन गया। लेकिन क्या सारे कंपाउंड के लिए ये बात सही है? तो नहीं। अब जरा इस एग्जांपल को देखो, ये जरा देखो यहाँ पे, ये है C2H5OH, एक ये कंपाउंड है, और एक देखो ये है CH3OCH3। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है? समझ रहे हो? ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से हैं, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है दोनों कंपाउंड्स की। ये अल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है? तो देखो यहां पे कार्बन की संख्या देखो, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं तुमको? 2, बिल्कुल सही। अच्छा देखो तो हाइड्रोजन कितने हैं? 5 यहाँ पर और एक यहाँ पर, 5 1 6, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1, यानी कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है भैया? 6, और ऑक्सीजन कितना है? 1। वेरी नाइस, हो गया। तो ये है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब इन तीनों को आपस में मिलाया तो एक तो ये बन गया C2H5OH, एक अलग कंपाउंड। पर इन्हीं तीनों के कॉम्पोजिशन से एक और कंपाउंड बन रहा है, देखो ये, जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट है। देखो इसमें भी संख्या देख लो, 1 और 2, 2 कार्बन, 3 और 3, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, सेम रेशियो। तो ये है एक कमी इस लॉ की। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम एलिमेंट्स को सेम रेशियो में मिलाएं तो कोई एक ही कंपाउंड बनेगा हर बार, और भी दूसरे दूसरे कंपाउंड बन सकते हैं अगर उसी रेशियो में हम एलिमेंट्स को आपस में मिलाएं तो। ठीक है, इस लिमिटेशंस को समझ गया, अच्छी तरह से समझ गए, आगे बढ़े। चलिए अब ये क्वेश्चन है बेस्ड, अभी जो हम डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये है कि आपके पास है 6.488 ग्राम ऑफ लेड। लेड समझते हो ना, शीशा। ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं 1.002 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है? लेड पर ऑक्साइड, PbO2 फॉर्मूला होता है लेड पर ऑक्साइड का। ये देखो ये बन रहा है, यानी कि इतना ग्राम लेड को हम इतने ग्राम ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो ये बनेगा लेड पर ऑक्साइड। ठीक है, अब यही लेड पर ऑक्साइड एक दूसरे तरीके से बनाया गया। लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड होता है, उसको हीट किया गया। जैसे उसको हीट किया गया तो यही सेम कंपाउंड PbO2 बना, लेड पर ऑक्साइड। ठीक है, समझ गए? तो तुमको बताना है, और जब ये लेड नाइट्रेट से लेड पर ऑक्साइड बना, लेड नाइट्रेट से जो दूसरा मेथड है, तो पता चला कि जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है लेड पर ऑक्साइड में वो है 13.38%। तो आप जो है डेटा का यूज करिए और बताइए कि ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। चलो करते हैं काम। तो देखो
जो पेरोक्साइड बना उसका मास देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो पेरोक्साइड जो बना उसमें लेड कितना था 6.488, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन कितना था 1.002, दोनों मास को ऐड कर दिया देखो, तो ये 7.490 आ गया, यानी कि इतना ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है। तुमको पता है ना लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये जब दोनों आपस में इतने ग्राम मिलेंगे तो इतना ग्राम प्रोडक्ट बनना तय है ना, ठीक है। अब देखो 7.490 ग्राम लेड पर ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि PbO2 बन रहा है, 7.490 ग्राम बन रहा है, ध्यान से सुनो। अब ये जितना PbO2 बन रहा है 7.490, उसमें ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन है 1.002, देखो क्वेश्चन में दिया गया है 1.002, ठीक है। तो अगर 7.490 ग्राम ऑफ लेड पर ऑक्साइड 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करता है, तो 100 ग्राम लेड पर ऑक्साइड कितना ऑक्सीजन कंटेन करेगा, ये निकाल लो। ऐसे निकालेंगे इसको, तो इसको ऊपर रखो अपॉन इसको नीचे रखो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कुछ इस तरीके से, तो कितना आएगा 13.38 ग्राम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 7.490 ग्राम लेड पर ऑक्साइड 1.002 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन करता है, तो प्रति 100 ग्राम में 100 ग्राम में जो ऑक्सीजन होगा वो होगा 13.38 ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन 100% में कितना परसेंट होगा 13.38%, ठीक है। अब इस सवाल के दूसरे पहलू को देखो, यही लेड पर ऑक्साइड जब लेड नाइट्रेट को हीट करके बनाया गया था तब उसमें ऑक्सीजन का परसेंट कितना था 13.38% ही था, बोलो ना। तो देखो लेड पर ऑक्साइड चाहे कैसे भी बने, तरीका कुछ भी हो बनाने का, चाहे आप उसको अलग अलग एक्सपेरिमेंट से बनाएं, अलग अलग तरीके से बनाएं, लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा वो सब में सेम होगा, 13.38% ही है ना, सब में सेम होगा। इसलिए ये सवाल लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को वायलेट नहीं कर रहा है, उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब तीसरा और आज की वीडियो का आखिरी लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये आपको पहली बार मिला है पढ़ने के लिए, बाकी दो तो आप 9th में पढ़ ही चुके थे, ये आपको पहली बार मिला है। महान साइंटिस्ट द फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाने वाले डाल्टन ने दिया था 1804 में ये लॉ, 1804 में। और डाल्टन ने क्या कहा था इस नियम के तहत कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, बहुत अच्छे से समझना इसको, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और दो अलग अलग केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, अब इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से समझा रहा हूं। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। तो चलो एक एलिमेंट है कार्बन मान लेते हैं और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, समझ गए, दूसरा एलिमेंट क्या है ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। देखो दो एलिमेंट हो गए, ये आपस में कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देख रहे हो। अब इन दोनों में देखो, दोनों में है कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग कंपाउंड हो गए। चलो ठीक है, अब आगे क्या कहता है ये लॉ, देन द masses of one of the element which combined with a fixed mass of the other, ठीक है, bear a simple ratio to one another। इसको ऐसे समझते हैं, देखो जरा देखो तो इन दोनों कंपाउंड में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फिक्स है, तो कार्बन दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, देखो यहाँ पर कार्बन फिक्स है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 1, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 1। तो ये याद रखना कि जो एक कंपाउंड में एक एलिमेंट फिक्स होगा, बात समझ में आ रही है, दो एलिमेंट को मिला करके दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं ना, इसमें एक देखो यहाँ पे फिक्स है, कार्बन फिक्स है ना। अब ये जिसके साथ कंबाइंड हो रहा है, देखो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है ना, तो इसका जो मास होगा ऑक्सीजन का जो फिक्स है उसका नहीं, जो फिक्स नहीं है, जिसका मास फिक्स नहीं है, जो बदल रहा है, देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे दो ऑक्सीजन, उसका मास, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसका मास कितना होगा 32,
ठीक है, आप जब इनका रेशियो निकालोगे ना तो वो आपको एक सिंपल रेशियो में दिखाई देगा। अब देखो 32/16, इन दोनों का रेशियो निकालो तो ये गया 16 से कितनी बार में, 2 बार में गया ना, 2 बार में, तो ये हो गया 2:1 का एक सिंपल रेशियो। यही तो ये लॉ कहता है। ये लॉ कहता है कि फिक्स्ड एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, अगर उनके मास का आप रेशियो निकालो, ठीक है, तो वो एक सिंपल रेशियो में होंगे, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, समझ रहे हो, 1:2, 2:3, 3:4, ऐसे रेशियो में होंगे। एक और एग्जांपल देखें, चलो सल्फर और ऑक्सीजन। तो देखो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर 2 कंपाउंड बनाते हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2, सॉरी यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO3। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2। देखो यहाँ पे सल्फर है, एक फिक्स है, देखो दोनों में सल्फर फिक्स है, यहाँ भी एक सल्फर, यहाँ भी एक सल्फर, बहुत बढ़िया। लेकिन ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो जरा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका मास पता करते हैं। तो देखो सल्फर का तो मास कितना होता है, सल्फर का मास होता है 32, चलो ठीक है। यहाँ पे 32 ग्राम सल्फर है, कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो 2, देखो ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम मास होता है, 2 का कितना होगा, 32, अभी हम ग्राम में ले रहे हैं यहाँ पर 32। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 3 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 64। तो दोनों कंपाउंड में तुमने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, यहाँ पे 32, यहाँ पे 64। अब इसका रेशियो निकालो, 64/32 करोगे तो कितना आएगा, 32 से 2 बार में जाएगा ना, गया ना 2 बार में, तो क्या आया रेशियो, 2:1। तो ये लॉ यही तो कहता है कि तुमको एक सिंपल रेशियो मिलेगा। अब जब आप किसी कंपाउंड में जो कि 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, उसमें जो फिक्स वाला है उसको छोड़ करके उसके साथ जो कंबाइन हो रहा है उसके मास का जब आप रेशियो निकालोगे तो आपको एक सिंपल रेशियो मिलेगा, मिल रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे चलो। अब चलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होके 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, ऑक्साइड्स, 2 ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के 2 अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। तो जो पहला कंपाउंड बन रहा है उसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो है 42.9%। यानी कि पहले कंपाउंड में कार्बन कितना परसेंट है, 42.9%। और जो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं उसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो है 27.3%। समझ गए, बढ़िया। तो आप बताइए कि ये जो आपको फिगर दिया गया है ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। अब इसको कैसे हम पता करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो यहां पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के परसेंटेज को हम अलग अलग निकालेंगे। जो पहला ऑक्साइड, जो पहला कंपाउंड है उसमें कार्बन कितना परसेंट है, 42.9%। समझ में आया, बिल्कुल। जो दूसरा कंपाउंड है कार्बन और ऑक्सीजन का, उसमें कार्बन कितना परसेंट है, 27.3%। बिल्कुल समझ में आया, ये गिवन है। तो ये जो 42.9% कार्बन है वो 100% में है, यानी कि कंपाउंड अपने आप में 100% है, बोलो ना। और 100% में इतना परसेंट कार्बन है, तो अगर 100 में से इतना परसेंट माइनस कर देंगे तो उतना परसेंट ऑक्सीजन होगा, हाँ या ना बोलो, सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक वैसे ही दूसरे कंपाउंड में देखो 100% में 27.3% कार्बन है, तो बाकी जितना बचा यानी कि 72.7% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ये कंपाउंड दोनों कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं, बाकी कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखो जो पहला कंपाउंड है जिसमें कार्बन 42.9% है उसमें कितना ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है कार्बन के साथ, तो क्या 57.1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन 42.9 पार्ट ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है 100 में। देखो 100 में 57.1 पार्ट ऑक्सीजन का कितने पार्ट कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, 42.9% दिया गया है ना,
42.9 पार्ट के साथ कंबाइन हो रहा है। तो एक पार्ट अगर हमें निकालना हो कि एक पार्ट ऑक्सीजन का कितने कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा होगा, हम क्या करेंगे, सिंपल 42.9 को डिवाइड कर देंगे 57.1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.751। बढ़िया। यानी कि पहले वाले कंपाउंड में एक पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के मास का एक पार्ट कंबाइन कर रहा है 0.751 मास ऑफ कार्बन से। समझ रहे हो? अब सेकेंड ऑक्साइड में चलो। सेकेंड ऑक्साइड में देखो 72.7 पार्ट ऑक्सीजन का कंबाइन हो रहा है 27.3 पार्ट ऑफ कार्बन से। समझ रहे हो? यानी कि 72.7 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विथ 27.3 पार्ट ऑफ कार्बन। तो एक पार्ट ऑक्सीजन का कितने कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, बोलो? सिंपल डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमको मिल जाएगा 0.376। तो इतने पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन से कंबाइन करेगा ऑक्सीजन। समझ रहे हो? अब जरा इसका रेशियो निकालो। ये जो हमें 0.751 मिला है ना, एक पार्ट में मिला ना 0.751, और क्या मिला 0.376। जैसे ही इसको डिवाइड करके रेशियो निकालोगे ना, तो ये आ जाएगा 376 है, ये आ जाएगा कट के यहाँ पर कैंसिल होके 1.99 लगभग। ये लगभग कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया ना, हो गया ना। 1.99 को 2 कह सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 2:1 का रेशियो। क्या निकल के आ रहा है, 2:1 का एक सिंपल रेशियो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने पहले पता कर लिया कि ऑक्सीजन का एक पार्ट कितने पार्ट ऑफ कार्बन से कंबाइन हो रहा है, तो इतना पता चल गया। फिर हमने दूसरे वाले जो कंपाउंड उसमें भी पता कर लिया कि ऑक्सीजन का एक पार्ट कितने पार्ट ऑफ कार्बन से कंबाइन हो रहा है, इतने पार्ट से। दोनों ऑक्साइड में यानी कि दोनों कंपाउंड में जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, हमने कार्बन कितना है ये पता कर लिया। एक में 0.751, दूसरे में 0.376, और इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, और रेशियो निकाल के हमको मिला कितना, 2:1। ये एक सिंपल रेशियो है और यही ये लॉ कहता है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे। अब देखो यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। क्या है वो कमियां, उनके बारे में देखते हैं। ये लॉ फेल हो जाता है कहाँ पर, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पे इसको अप्लाई किया जाए। कुछ कार्बन के कंपाउंड, भैया कार्बन को कम मत समझना, अच्छे अच्छे लॉज को फेल कर देता है ये। देखो ये देखो, ये है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कार्बोनेट्स कंपाउंड में, जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ रहे होंगे। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, देख रहे हो यहाँ पे ये एक सिंपल होल रेशियो में नहीं होते। सिंपल होल नंबर रेशियो में आपको दिखाई नहीं देंगे यहाँ पर। ये बहुत, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, ये लंबे चेन बनाते हैं, ये 12 तक जाएंगे, 14 तक जाएंगे, C14 तक जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल होल रेशियो नहीं मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, 2.5, 10/4 करोगे ना, एक कार्बन कितने के साथ करेगा। देखो 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो एक कार्बन 10/4, राइट, 10/4, तो 4 से कितनी बार में जाएगा ये, 2.5 टाइम्स में। तो क्या मिला यहाँ पे, क्या ये होल नंबर है 2.5? देखो 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो एक कार्बन 12/5, 12/5, क्या मिलेगा 2.4। क्या ये होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, तो पॉइंट में है ना। वैसे ही देखो यहाँ पे C6H14 हेक्सेन को देखो, हेक्सेन में 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन के साथ है, यानी कि एक कार्बन 14/6 करोगे तो आ जाएगा 2.33। तो क्या ये होल नंबर है? क्या ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है? 2.5, 2.4, 2.33 नहीं ना। तो यहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये वॉयलेट कर रहा है। दूसरा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो सबसे पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक, मुझे लगता है कि ये तुम लोग को फंसाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक तुम लोग को नहीं पता होगा, तो मैं बताता हूँ कि होता क्या है। सिंपल भाषा में देखो, मैं तुमसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तुम बोलोगे सर CO2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो तो यहाँ पे कार्बन
की संख्या कितनी है 1, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन कितनी संख्या में है 2, देखो यहाँ पे 1 और 2 एक होल नंबर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि चलो बताओ तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, तुम बोलोगे सर CH4, मैंने कहा बहुत अच्छे, मीथेन है CH4, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, तो ये सिंपल रेशियो है 1:4 का होल रेशियो है ना। वैसे ही मैं तुमसे तमाम फॉर्मूले पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि वाटर का बताओ, तुम बोलोगे सर H2O, तो वो भी सर 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर ऐसे कंपाउंड जहां पे जो कॉम्बिनेशन है एलिमेंट का वो कुछ इस तरीके का दिखे होल रेशियो में, ठीक है, सिंपल, देख रहे हो, सिंपल होल नंबर दिखाई दे यहाँ पर, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में देखो यहाँ पे 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 1.5 कार्बन है और यहाँ पे 2.3 ऑक्सीजन है, ऐसा है क्या, ऐसा कभी तुमने पढ़ा? तो इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। वो हर कंपाउंड जहां पर जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं उनका रेशियो होल नंबर हो, ठीक है, होल नंबर में होना चाहिए। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो कंबाइन होते हैं तो उनका रेशियो होल नंबर में नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो ना जरा, यहाँ पे देखो आयरन फेरस, इसकी संख्या कितनी है यहाँ पे 0.93, ये क्या एक होल नंबर है? नहीं, तो ये है Fe0.93O। चलो ऑक्सीजन 1 की संख्या में, बिल्कुल यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, लेकिन क्या आयरन 1 की संख्या में है? नहीं, ये है 0.93, तो ये एक होल नंबर नहीं है। और ऐसे कंपाउंड जहाँ पे जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं वो होल रेशियो में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो वो कहलाते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। जो भी त्रुटियां मुझसे इस लेक्चर में हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी लेक्चर के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और अगला वीडियो जिसमें 2 लॉ और कुछ क्वेश्चंस लॉ पे बेस्ड बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। थैंक यू।